रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो खर्चा होता है वो हम क्लेम कर पाएंगे, क्या वो एलिजिबल होता है एक टैक्स पेयर के लिए। इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो कहीं से भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो एक सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट जरूर कर लीजिएगा, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट है जीएसटी या कोई आपका सवाल हो जो मन में, जो कि आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका अगर कोई वीडियो बने तो आपका उसका जो वीडियो का नोटिफिकेशन है आपके पास पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हम जो रिपेयर और मेंटेनेंस का जो खर्चा होता है उस पर जो आईटीसी होता है वो हम एलिजिबल है, वो क्लेम कर पाएंगे। देखिए पहला सवाल आता है कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो खर्चा होता है, जितना भी हम लोग खर्चा करते हैं एसेट पे हो गया या बिल्डिंग रिलेटेड या कोई भी एसेट का जो रिपेयर हुआ या मेंटेनेंस हुआ उसका खर्चा जो हुआ वो हम जो पीएल के डेबिट साइड में चार्ज करते हैं तो उस खर्चा पे हम लोग जीएसटी पे करते हैं, तो वो हम उसका क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं कि नहीं। इस पे सबसे पहला पॉइंट याद करने वाली ये चीज़ है कि जो खर्चा का जो एसेट रिलेटेड जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो एक्सपेंसेस होता है वो 17(5) यानी सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में ब्लॉक्ड किया हुआ है, यानी कि ब्लॉक क्रेडिट के अंतर्गत आता है ये जो खर्चा होता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस का। तो रिपेयर और मेंटेनेंस बिल्डिंग रिलेटेड हो गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड हो गया, एसेट रिलेटेड हो गया, जो कि कैपिटलाइज हो रहा है उस पे जो आईटीसी है वो इन एलिजिबल होता है एक टैक्स पेयर के लिए, ब्लॉक होता है एज पर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5। टैक्स पेयर उसको क्लेम नहीं कर सकता जो भी ऐसे रिलेटेड जो कि कैपिटलाइज होता है। जैसे कैपिटलाइज कहने का मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में आप उसको अगर कैपिटलाइज करते हो, यानी जैसे कि बिल्डिंग हो गया, कोई ऐसा एसेट हो गया, मशीनरी हो गया, प्लांट्स हो गए, जो कि आप बैलेंस शीट में शो करते हो, उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज करते हैं, उसका एसेट एज पर 17 सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंतर्गत ब्लॉक होता है और आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट ये आता है कि अगर आपने उस खर्चे को कैपिटलाइज नहीं किया है, प्योरली आप उसको एक्सपेंस में डाल रखे हैं, उसको कैपिटलाइज नहीं किया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, बैलेंस शीट में नहीं दिखाए हैं, तो उस केस में क्या होता है आपका आईटीसी अवेलेबल रहेगा। तो सेक्शन जो बोलता है ना, सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लियरली जो कि आपको एक लिस्ट बताता है ब्लॉक्ड क्रेडिट का, उसमें बताया गया है, एक वर्ड मेंशन किया गया टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटलाइजेशन, यानी कि बोला है कि जो भी खर्चा आप करते हो प्लांट एंड मशीनरी रिलेटेड, बिल्डिंग रिलेटेड, जो कि आप उसको बैलेंस शीट में कैपिटलाइज करते हो, कैपिटलाइज करके बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करते हो, वो जितने भी एक्सपेंसेस के अगेंस्ट में आईटीसी एक्यूमुलेट हुआ आपका बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो आप इनएलिजिबल में दिख, और उसका ट्रीटमेंट आप क्या करोगे, वो आप अपने रिटर्न जो मंथली या क्वार्टरली जो भी आपका रिटर्न जाता है उसमें आप उसको इन एलिजिबल आईटीसी में आप दिखाओगे उसको कि इस पीरियड का हमारा इतना मेंटेन रिलेटेड एक्सपेंसेस था जिसके अगेंस्ट में हम लोगों ने आईटीसी नहीं लिया, एज बिकॉज हम लोगों ने ये जो खर्चा है इसको कैपिटलाइज किया हुआ अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में 17(5) में जितना भी बताया गया उसमें से जितना भी आपका बुक्स ऑफ अकाउंट में एलिजिबल आता है उस सेक्शन के अंतर्गत, वो सारा आपको उस टेबल में दिखा देना होगा। तो ये तो ट्रीटमेंट हो गया आपका इन एलिजिबल का आईटीसी, जो कि आप क्लेम नहीं कर सकते हो। दूसरा हो गया आपका जब एलिजिबल रहोगे ऐसे क्रेडिट के लिए, यानी कि ऐसे खर्चे रिपेयर एंड मेंटेनेंस के जिन्होंने जिसको आपने किया है, इंकर्ड किया है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, किंतु उसको कैपिटलाइज नहीं किया आपने, प्योरली उसको एक्सपेंस करके डेबिट साइड दिखाया हुआ है पीएल अकाउंट का अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, उस खर्चा मारा हुआ खर्चा के अगेंस्ट में आपने जो आईटीसी जो बुक किया है वो आपका एलिजिबल होगा, एज बिकॉज आपने उसको कैपिटलाइज नहीं किया हुआ, सेपरेट कोई एक्सपेंसेस है। मतलब इसको आप एज इट इज़ ए नॉर्मल एक्सपेंसेस का जो आईटीसी आप लेते हो उस हिसाब से आप इसको क्लेम कर सकते हो। तो ये तो दूसरा एस्पेक्ट हो गया कि आपने अगर इसको कैपिटलाइज नहीं किया तो आप इसको आईटीसी ले सकते हो। इसको आप सिंपली आप जैसे आईटीसी में लेते हो जीएसटी 3 भी जहाँ भरोगे वहाँ आपको अदर आईटीसी में जहाँ भरते हैं वहाँ पे आप 4 5 का शायद वो कॉलम है, वहाँ पे आप डालकर अदर नॉर्मल आईटीसी आप क्लेम कर पाओगे। तो ये तो एक दो एस्पेक्ट हो गया कि आप जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा करते हैं किसी एसेट, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी रिलेटेड, उसका आप कैसे आईटीसी लोगे।
अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये आता है, मान लीजिए आपने बिल्डिंग आपने बनाया अपने कैपेसिटी के आधार पे, एज ए बिजनेस ओनर हैं आप, और आपने अपने कैपेसिटी से बिल्डिंग एक बनाया जो कि अपने बिजनेस पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उस बिल्डिंग को इमूवेबल प्रॉपर्टी है क्योंकि वो आपने उसे कंस्ट्रक्ट किया अपने कैपेसिटी में, और उसे आप बिजनेस पर्पस के लिए, बिजनेस फर्दरेंस के लिए यूज़ करें, बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करें। अब इसमें ये एक एस्पेक्ट आ जाता है कि मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो रेंटिंग सेक्टर में है, जो कि अपना बिल्डिंग आपने बनाया और वो रेंट पे चढ़ा है। ऐसे जो इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं टैक्स पेयर, कि जो कि उनका ये बिजनेस ही होता है कि वो एक बिल्डिंग बनाए अपना, जैसे रेस्टोरेंट हो गया या फिर इस टाइप का जो भी हो गया, जहाँ पे वो रेंट पे देते हैं रूम्स को। तो बिल्डिंग बनाया, इमूवेबल प्रॉपर्टी हुआ, उसको रेंटिंग पर्पस के लिए वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उसको बिल्डिंग बनाकर रेंट पे चढ़ा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अब उनका ये नेचर हो गया कि ये उनका ये बिजनेस ही हो गया कि वो बिल्डिंग बना ही रहे फॉर द पर्पस ऑफ रेंटिंग दैट बिल्डिंग रेंटिंग दैट ऑल द रूम्स ऑफ द बिल्डिंग एंड पार्शियल और फुली जो भी है, तो उसको रेंट देने के लिए वो बना रहे हैं। तो ऐसे सिमिलर नेचर का ही उनका ये तो नेचर ही हो गया। अगर मान लीजिए दूसरा कोई बिजनेस सेक्टर से बंदा, बिजनेस ओनर कोई है, वो बिल्डिंग बना रहा है, उसको बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है, ये दूसरा एक एस्पेक्ट हो गया। लेकिन अगर होटल इंडस्ट्री का ही है, रेस्टोरेंट टाइप का कोई बिल्डिंग बना रहा है कोई बिजनेस, उसका बिजनेस होटल का इंडस्ट्री है, बिजनेस ही है, बहुत सारे होल्डर्स हैं, तो बिल्डिंग बना रहा है उसको रेंट देने के लिए। अब रेंटिंग पर्पस के लिए क्या हो रहा है, अब उसका तो चूंकि ये काम ही हो गया, तो सिमिलर नेचर, जैसे कि उनका नेचर ही हो गया बिजनेस का, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, अब चूंकि वो रेंटिंग पर्पस के लिए दे रहे हैं, अच्छा जैसे नॉर्मली होता है, आप एक किसी पर्टिकुलर गुड्स में डील करते हो, आप उससे रिलेटेड रॉ मटेरियल एक्यूमुलेट करते हो, एक्वायर करते हो, उसमें आईटीसी जो इन्वॉल्व होता है उसका आईटीसी आप क्लेम करते हो, बिकॉज आप उन सभी रॉ मटेरियल्स को कंज्यूम कर रहे हो, खरीद रहे हो फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन। आप उसको प्रोडक्शन, अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए आप उसको खरीद रहे हो, तो इसीलिए आप उस एलिजिबल हो, अपने ओन कंजम्पशन के लिए नहीं खरीद रहे हो, तो आप उसको रीयूज़ करके उसको प्रोडक्शन में लगाकर प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ कर रहे हो, इसलिए आप एलिजिबल हो। सिमिलरली ऐसे नेचर वाले जो कंस्ट्रक्शन है जो कि रेंटिंग पर्पस के लिए या उसको यूज़ करने के लिए बनाए जा रहे हैं, अब उनको वो तो ये सारे मटेरियल कंज्यूम कर रहे हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, नॉट फॉर द ओन यूज़, उसको आप रेंट देने के लिए, तो उनके लिए अब उनका ये डिमांड हो रहा है कि उनको ये आईटीसी अलाउ करना चाहिए। 17 सबसेक्शन 5 में एक एग्जम्पशन डालना चाहिए कि जो जो जिनका अगर उसी नेचर का बिजनेस है, जो बिल्डिंग रॉ मटेरियल एक्यूमुलेट करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाने के लिए फॉर द पर्पज ऑफ रेंटिंग या उसको रीयूज़ करने के लिए, नॉट फॉर ओन यूज़, उनको ये आईटीसी अलाउड होना चाहिए। इसको लेकर बहुत सारे अभी तक एडवांस रूलिंग भी आ चुकी है और कुछ केसेस भी चल रहे हैं अभी इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में, जिसका अभी तक डिसीजन नहीं आया। तो आई होप आपको अभी ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि अगर रिपेयर और मेंटेनेंस रिलेटेड कोई खर्चा होता है, अगर आपका प्लांट एंड मशीनरी के लिए या फिर बिल्डिंग रिलेटेड कोई भी ऐसा खर्चा होता है जिसको आप बुक्स में कैपिटलाइज करते हैं, तो आपको क्या करना होगा, कैपिटलाइज नहीं करते उस केस में आपको क्या करना होगा, किस कंडीशन में आईटीसी लेना होगा, किस कंडीशन में नहीं लेना होगा। अगर कोई भी आपके मन में सवाल है, जीएस रिलेटेड कोई भी प्रश्न है, कोई कन्फ्यूज़न है किसी भी चीज़ को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर उस पर वीडियो ऑलरेडी नहीं बना होगा तो उस पर वीडियो बनाने की कोशिश की जाएगी। यहीं ख़त्म करते इस वीडियो को, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।